हेलो एवरीवन, 30 नवंबर के जो है टॉप कंटेंट क्या होने वाले हैं आइए देख लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, ये किसके ऊपर लिखी गई किताब है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आईपीएल 2025 में नीलामी में सबसे महंगे जो है खिलाड़ी जो है का रिकॉर्ड किन्होंने तोड़ा है, इस पर चर्चा किया जाएगा। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, इस पर बात करेंगे। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार किन क्षेत्र में जो है सो दिया जाता है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों के बारे में जानेंगे और नवंबर माह में महत्वपूर्ण दिवस को जो है सो हम लोग सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे। तो मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं विद्यांगन एकेडमी में करंट अफेयर वाले सेशन में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संघर्ष से सफलता की ओर जब चलेंगे तो सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी मेरे दोस्तों, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपकी शोर मचाएगी। सच बात है, जब आप देखिए संघर्ष की राह पर चलेंगे ना तो बहुत मुश्किलें जो है सो आपके खड़े होंगे, लेकिन खूबसूरत समय जब वो आएगा जब आपका जो है सफलता क्या करेगा, बहुत ही शोर मचाएगा। चलिए आगे की ओर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस भारतीय पैरा जूडो खिलाड़ी रह चुकी हैं ये, किस भारतीय पैरा जूडो खिलाड़ी ने फर्स्ट वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो पोम्सी चैंपियनशिप 2024 में कांस्य पदक जीता है? वो कौन है जो भारतीय पैरा जूडो खिलाड़ी हैं जिन्होंने कांस्य पदक जीता है वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो पोम्सी चैंपियनशिप में? तो उनका नाम है रिनचेन यूडोल। क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है रिनचेन यूडोल। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ये जो है सो लद्दाख से संबंधित है, ये लद्दाख में रहने वाली हैं और फर्स्ट वर्ल्ड पैरा टाइकोंडो पोम्सी चैंपियनशिप 2024 जो है सो कांस्य पदक जीता है। ये कहाँ जो है आयोजन किया गया था? ये बहरीन में आयोजन किया गया था इसको, ठीक ना। जो इन्होंने जो है ये जो हासिल करने वाली हैं जो है रिनचेन यूडोल, इन्होंने हासिल करने वाली लद्दाख की ये पहली जो है महिला है, एथलीट महिला है जिन्होंने ये जो है उपलब्धि हासिल किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 भारत की रैंक क्या रही है? भारत की रैंक क्या रही है किसका? नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024। तो भारत का जो रैंक रहा है वो 49th जो है सो रैंक रखा है, 49वां रैंक जो है भारत का रहा है। कहा जाए तो ये रैंक जो है क्या होता है, तो ये रैंक जान जाइए कि जो है कोई भी देश डिजिटल अर्थव्यवस्था में कैसा है ये जो है सो निर्णय किया जाता है। किसके द्वारा? तो ये जो इंडेक्स तैयार किया जाता है इसका प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट और सेड बिजनेस स्कूल और यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड द्वारा जो है इसे बनाया जाता है, इस जो है इंडेक्स को बनाया जाता है। ये जो है कहता है कि देश डिजिटल जो है अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमी और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में और इस्तेमाल करने वाले लोगों को कैसा सर्विस दे रहा है, प्रोवाइड कैसा कर रहा है वो देश, इसका जो है एक इंडेक्स तैयार किया जाता है। अगर बात किया जाए तो ये 133 देशों में जो है इसे इंडेक्स को तैयार किया जाता है। तो भारत जो है कौन से नंबर पे है? 49वें नंबर पर है। अगर बात किया जाए 2023 का तो कितने नंबर पर है? तो ये रिपोर्ट में 2023 में 60वें नंबर पर था, ठीक ना। और देखिए अगर बात किया जाए फर्स्ट नंबर पर कौन है तो यूएसए है, सेकंड नंबर पर सिंगापुर है और थर्ड नंबर पर बात किया जाए तो फिनलैंड है। वहीं अगर बात किया जाए चाइना की तो ये 17वें रैंक पर है, बांग्लादेश 89th रैंक पर है, श्रीलंका 95 पर, पाकिस्तान 97 पर है, ठीक ना। तो ये याद रखिएगा कि भारत का जो है इस क्षेत्र में डिजिटल अर्थव्यवस्था क्षेत्र में जो है जो इंडेक्स जो है अभी दिया गया है, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स को जो प्रकाशन किया गया है, भारत का कौन सा रैंक रहा है? तो 49वां रैंक रहा है। आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये जो है सो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में इसको जो पूछा गया था, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? किसकी आत्मकथा है? ये कहा जाए तो एक किताब है, आत्मकथा बायो ऑटोबायोग्राफी से कहते हैं। तो किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये जो है एसएससी एमटीएस में 2023 में पूछा गया था, ठीक ना। तो ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर जो है लिखा गया एक ऑटोबायोग्राफी किताब है जो 2023 में जो है पूछा गया था एसएससी एमटीएस में। विंग्स ऑफ फायर इस बुक का नाम है। देखिए विंग्स ऑफ फायर जो है ऑटोबायोग्राफी है, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अरुण तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक ना। ये किसके ऊपर लिखा गया? अब्दुल कलाम जी के ऊपर ये लिखा गया जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। और इसमें से अब्दुल कलाम के बचपन से लेकर और लगभग जो है 1999 तक के इनके जीवन के सफर के बारे में इनको बताया गया है इस ऑटोबायोग्राफी में। तो मूल रूप से इसे जो है अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, लेकिन बाद में जो है किताब वो जो विश्व भर में इसे जब जो है चलाया गया, जो चला इसे बहुत प्रचलित ये किताब हुआ, तो इसे 13 भाषाओं में जो है इसे क्या किया गया? अनुमोदित किया गया, ठीक ना, ट्रांसलेट किया गया इस किताब को। कौन सा किताब है? एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है। कौन किताब? विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। चलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि
14th ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब जो है किसने जीता है, कौन से फुटबॉल क्लब ने जो है जीता है। तो ये जान जाइए कि 40वां ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 का खिताब नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता है। ठीक है, ये जान जाइए ये जो क्लब है, ये जो खेल हो रहा है ना, इसे पहले समझ लीजिए, ये सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन के द्वारा जो है सो किया जा रहा है। क्लब टूर्नामेंट कहते हैं इसको। 40वां ये जो है सो क्लब टूर्नामेंट हो रहा है। ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024 इसका नाम है। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो गंगटोक के सिक्किम में जो है सो इसको आयोजन किया गया है। फाइनल मैच में जो है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने किसको हराया? तो गंगटोक हिमालयाज स्पोर्टिंग क्लब को जो है हराकर इसने जो है प्रतियोगिता में, इसमें जो है खेल में जीत हासिल किया है। ऑल इंडियाज गवर्नर गोल्ड कप जो है इसे कहते हैं। और भी दूसरा नाम है, तो क्या नाम है? सिक्किम गोल्ड कप भी इसे कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1979 में। कब? 1979 में। इसको याद रखिएगा। ऑर्गेनाइज कौन करता है, इसके आयोजनकर्ता कौन होते हैं? तो सिक्किम फुटबॉल एसोसिएशन द्वारा इसे आयोजन किया जाता है। किसको? तो सिक्किम फुटबॉल द्वारा आयोजन किया जाता है क्लब टूर्नामेंट का। 40वां आयोजन जो है इस बार हुआ था ऑल इंडिया गवर्नेंस गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट 2024। इसको याद रखिए। इसके जो विनर कौन रहे हैं इस साल के? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब जो है विनर रहे हैं। किनके बीच में हो रहा था ये खेल? तो ये खेल जो है गंगटोक हिमालय स्पोर्टिंग क्लब के बीच में हो रहा था इनका साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आईपीएल 2025 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? तो सबसे महंगे खिलाड़ी का रिकॉर्ड जो है सो ऋषभ पंत जी ने तोड़ा है। इनको जो है सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इनका। तो इनको कितना जो है सो पैसे में खरीदा गया है भाई? इस जो है सो 2025 आईपीएल के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स में जो है इन्होंने 27 करोड़ रुपए में जो है इनको खरीदा गया है। किनको? ऋषभ पंत को। ये पहले नंबर पर आते हैं। और ऋषभ पंत इससे पहले कौन से प्लेयर खिलाड़ी थे किस क्लब में? तो ये दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर थे। ठीक है, अब ऋषभ पंत के बाद किनका नंबर आता है? तो श्रेयस अय्यर को जो है आईपीएल के इतिहास में दूसरा जो है सबसे महंगा खिलाड़ी ये बन चुके हैं। इन्हें पंजाब किंग्स 11 में जो है 26.75 करोड़ में क्या किया गया है? खरीदा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 में कितने में सबसे एक्सपेंसिव ये प्लेयर बने हैं? कितने में खरीदा गया? 27 करोड़ रुपए में खरीदा गया। दूसरे नंबर पर जब बात आता है तो दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर है श्रेयस अय्यर। इनको 26.75 करोड़ में खरीदा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2024 में कितने करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को कैबिनेट ने मंजूरी दी है? तो ये जान जाइए, ये जो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग जो कैबिनेट ने जिसको मंजूरी दिया है इस बजट के साथ में इसको, तो ये नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए जो है सो इस प्लान को लाया गया, इस मिशन को लाया गया। कितने करोड़ रुपए का जो है सो ये बजट है? तो ये 2481 करोड़ रुपए का जो है ये बजट तैयार किया गया है इसका। किस लिए? तो ये नेचुरल तरीके से फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस प्लान को कैबिनेट के द्वारा लाया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं अच्छे तरीके से। तो बात किया जाए नवंबर 2025 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जो है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को क्या किया है? मंजूरी दे दिया गया है। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन नोडल मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। कौन है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर ये आता है। इसको याद रखिएगा कि ये जो प्लान चलाया जा रहा है ये नोडल मिनिस्ट्री के अंदर किसके अंडर आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आता है। ठीक है, इस योजना के लिए 15वें फाइनेंशियल कमीशन 2025 से 26 तक कुल कितना लागत लगाया जाएगा? ये जो है कैबिनेट के द्वारा लगाया गया है। तो 2481 करोड़ रुपए का जो है रुपए का प्रदान इसमें किया जाएगा, जिसमें से इंडियन गवर्नमेंट भारत सरकार की कितना हिस्सा रहेगा? 1584 करोड़ जो है सो हिस्सा रहेगा। और राज्य का हिस्सा कितना रहेगा इस प्लान में? तो 897 करोड़ रुपए का हिस्सा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। 2481 करोड़ रुपए का जो है कौन सा जो है प्लानिंग लाया गया है नेचुरल फार्मिंग के लिए? तो नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग को मंजूरी दी गई है। ठीक है ना, तो कैबिनेट के द्वारा ये मंजूरी दी गई है। और इसमें जो है अगर कहा जाए तो
इंडियन गवर्नमेंट का कितना हिस्सा रहेगा, तो इसका 1584 करोड़ का हिस्सा रहेगा, और स्टेट का कितना हिस्सा रहेगा, तो 897 करोड़ का हिस्सा रहेगा। नेचुरल फार्मिंग को जो है बढ़ावा देने के लिए इस प्लान को लाया गया है। अगर कहा जाए तो इसका मुख्य बिंदु क्या है, मिशन क्या है इसका, तो कहा जाए तो नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन को अगले 2 सालों में लगभग 15,000 पंचायतों में शुरू किया जाएगा, लाया जाएगा, और अगले 2 सालों में 1 करोड़ फार्मर्स किसानों को इस मिशन का जो है लाभ दिया जाएगा। अगले 2 वर्षों में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है क्या किया जाएगा, तो नेचुरल फार्मिंग किया जाएगा, प्राकृतिक रूप से जो है फार्मिंग किया जाएगा, खेती बाड़ी की जाएगी। नेचुरल फार्मिंग के लिए उपयोग में आने वाले जो भी संसाधन होगा, जो भी चीजें उपयोग की जाएगी, ठीक ना, उसको जो है किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। जो भी जो है अगर खेती में जो भी नेचुरल तरीके से खेती करने के लिए जो भी चीजें लगेंगी संसाधन के रूप में, तो उसको जो है किसको सरकार के द्वारा उसको किसान को क्या किया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्सेस सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। कितने, इसको याद रखिएगा, लगभग 10,000 जो है बायो इनपुट रिसोर्सेस सेंटर जो है स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है कैबिनेट के द्वारा जो है एक नया प्लान लाया गया है किसानों के लिए। ये 2 सालों तक के लिए प्लान जो है लाया गया है कि लगभग 15,000 पंचायतों तक में जो है इसको शुरू कर देना है। इस मिशन को क्या नाम है, नेशनल नेचुरल फार्मिंग मिशन इसका नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2024 में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने, देखिए ये तीनों जो है एक ही के अंदर आते हैं, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने कितने श्रेणी में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है प्रदान किया है। ये VVI आपके लिए होने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। ये रत्न पुरस्कार 2024 में कितने कैटेगरी में बांटा जाता है, तो ये 3 कैटेगरी में जो है सो दिया गया है। ठीक है, हर साल जो है 3 कैटेगरी में ही दिया जाता है। अब इसके ऊपर बात कर लें तो जान जाइए, ये क्वेश्चन पहले भी जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 में पूछा गया है, तो ये आपके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसे पूछा गया है पहले क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादन कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिस्पर्धा भावना उत्पन्न करने के लिए, प्रेरित करने के लिए दिया जाता है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको जो है प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार है, तो अभी बात किए थे ना, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है जो पहले क्वेश्चन था। चलिए इसके ऊपर बात कर लें तो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2021 से हुई थी। कौन देता है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशर्स, एनिमल्स हस्बेंड्री और डायरिंग जो है के द्वारा जो है, इस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है दिया जाता है। यह पुरस्कार सहकारी समितियों को दिया जाता है और किनको दिया जाता है, दुग्ध उत्पादन कंपनियों को दिया जाता है जो दूध का उत्पादन करती हैं, प्रोडक्शन करती हैं। जो पैकेट में आप देखते हैं सूखा हुआ दूध मिलता है पैकेट में, या लिक्विड वाला दूध मिलता है, तो वो जो कंपनियां होती हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, प्रोडक्शन कंपनियों को दिया जाता है। और उनके किस लिए दिया जाता है, तो बेहतर प्रदर्शन के लिए, अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, बेटर परफॉर्मेंस के लिए और प्रतिस्पर्धा भावना के लिए, कि मतलब जो भी काम करेंगे ना, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ावा देने के लिए उनको जो है ये अवार्ड दिया जाता है। अगर बात किया जाए कितना दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, तो 3 कैटेगरी में जो है इसे दिया जाता है। ठीक है, कौन है पहला, तो पहले जान जाइए, जो स्वदेशी रूप से भैंस और गायों के नस्लों को पालन करने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान जो होते हैं उनको जो है ये दिया जाता है। जो आप जो है बड़े लेवल पर जो देखते हैं ना डेयरी होता है जहां पर दूध वगैरह मिलता है, तो उनको जो है ये जो है दिया जाता है ये अवार्ड फर्स्ट कैटेगरी में। सेकंड कैटेगरी में क्या है, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सरकारी समितियां, जो बड़े लेवल पर जो है कॉर्पोरेटिव है, सोसाइटी है, जो दूध उत्पादन कंपनियां हैं, या कहा जाए तो डेयरी किसान उत्पादन संगठन है, इनको जो है सो सेकंड कैटेगरी में दिया जाता है। थर्ड कैटेगरी की बात किया जाए तो सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीकशील, बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन के द्वारा जो फार्मिंग इसमें करते हैं, जो दुग्ध काम जो करते हैं, डेयरी फार्मिंग करते हैं, उनमें जो है ये 3 कैटेगरियां जो है आती है। ठीक ना, तो इसे याद रखिएगा। पहला कैटेगरी है स्वदेशी रूप से, दूसरा कैटेगरी है डेयरी समितियां जो होती हैं या कंपनियां जो होती हैं या डेयरी किसान जो होते हैं उनको होता है। तीसरे में सर्व से कृत्रिम रूप से जो गर्भाधान किए हुए जो गाय बैल भैंस होते हैं ना, उनको पालन करके जो भी इस क्षेत्र में कार्य करते हैं उनके लिए तीसरे कैटेगरी में दिया जाता है। फर्स्ट रैंक में कितना, 5 लाख रुपए का जो है सो दिया जाता है, सेकेंड रैंक में 3 लाख, थर्ड रैंक में 2 लाख और पूर्वी राज्य में जो है 2 लाख रुपए तक का इनको अवार्ड के रूप में दिया जाता है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में हर साल राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जो क्वेश्चन आपको बताए थे ना, जो अभी जिस पर हम लोग बात किए उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो द नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को यह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट भी हो सकता है आपके लिए, पहले भी यूपी पुलिस ASI में जो है सो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर साल 26 नवंबर को यह जो है मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, द नेशनल मिल्क डे। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो हर साल जो है 26 नवंबर को ये जो है मनाया जाता है, नेशनल डेयरी डे मनाया जाता है। इतिहास अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 2014 से हुआ था। ये दिवस जो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के लिए मनाया जाता है, जो इनके बर्थ एनिवर्सरी पर जो है मनाया जाता है। हम लोग आगे चलकर बात करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में इनके ऊपर, जिनको मिल्क मैन भी कहा जाता है। ठीक ना, तो इस दिन को मनाने का मेन ऑब्जेक्टिव कहा जाए तो लोगों को दूध के महत्व को बताना, साथ ही मिल्क प्रोडक्शन एवं उनसे जो मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्ट्स होता है, उनके महत्व के बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना ही जो है मेन जो है फोकस होता है इस दिन का। ठीक है, क्या है ये? तो नेशनल डेयरी डे कहा जाता है इसे। हर साल कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को इसे मनाया जाता है। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, चलते हैं भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस, भारत में राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक ना, चलिए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो कहा जाए तो 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, या एक और नाम इसे बोलते हैं नेशनल लॉ डे भी कहा जाता है, इसके रूप में भी मनाया जाता है। ठीक ना, 26 नवंबर 1949 को देश की संविधान सभा में जो है 26 नवंबर को मौजूदा संविधान का क्या किया गया था? अपनाया गया था। इसलिए 26 नवंबर को जो है देश में संविधान दिवस के रूप में हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। 26 जनवरी 2024 में संविधान को लागू करते हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इसके इतिहास की अगर बात किया जाए, 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने जो है कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की शुरुआत की थी। देखिए क्वेश्चन भी आपको आ सकता है कि ये कहा जाए तो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने का शुरुआत कब से किया गया था? तो 2015 में जो है इसको इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने की शुरुआत किया गया था। ठीक ना, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। या कहा जाए तो दूसरे रूप से कौन रूप से मनाया जाता है नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे? तो नेशनल लॉ डे के रूप में भी मनाते हैं हम लोग। आगे समझ लीजिए इसका जो है एम क्या होता है? संविधान के प्रति लोगों को जागरूक करना, और कहा जाए तो लोगों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जानकारी देना ही मूल जो है सो इसका जो है एम होता है। संविधान के मूल्यों, वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय की रक्षा करने के लिए उन्हें बढ़ावा देना जो है इस दिन की जो है महत्व रखता है। नागरिकों को अपने संवैधानिक कर्तव्यों को याद दिलाने के लिए ये जो दिन है मनाया जाता है। हर साल 26 जो है सो नवंबर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक ना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि देखिए नवंबर माह में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है वो बात कर लेते हैं। तो 5 नवंबर को वर्ल्ड टी सुनामी डे, अवेयरनेस डे मनाया जाता है। टी सुनामी कहा जाए तो ये सुनामी से लोगों को जागरूक करने के लिए, बचाव के लिए जो है ये दिन मनाया जाता है। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। मतलब कहा जाता है कैंसर से किस तरह बचाव किया जाए, किस तरह इसका इलाज किया जाए और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, इसके लिए जो है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 10 नवंबर की बात करें तो वर्ल्ड साइंस डे ऑफ पीस एंड डेवलपमेंट डे मनाया जाता है। 14 नवंबर की बात करें तो वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर की बात किया जाए इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस मनाया जाता है। अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। महिलाओं के ऊपर हिंसा के रोक और उसके लिए जागरूकता के लिए जो है जागरूकता के लिए ये दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस स्थान पर राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास, जिसका नाम है सेरेक्स 24 का आयोजन किया गया है। इसका जान जाइए कि द नेशनल मार्टिन सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है। कहां पर इसको किया जा रहा है? तो केरला के कोच्चि में जो है इस अभ्यास को किया जा रहा है। कहां पे? केरला के कोच्चि में सेरेक्स 24 का जो है अभ्यास। सेरेक्स 24 का जो शुरुआत है 27 नवंबर से 30 नवंबर तक इसका किया जा रहा है। कहां पर? केरला के कोच्चि में किया जा रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा जो है सो किया जा रहा है इसको। राष्ट्रीय मारीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज इसका पूरा नाम है, जो सेरेक्स 24 हम लोग जानते हैं। इसको आयोजन कहाँ किया गया है? केरला के कोच्चि में किया गया है। इस अभ्यास में 30 से ज्यादा देशों को जो है सो क्या किया गया है? शामिल किया गया है। मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है इसका समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और साथ ही
समुद्री सुरक्षा के सभी देशों के मध्य सहयोग को क्या करना, बढ़ावा देना। माने सुरक्षा के साथ साथ और भी सभी देशों के साथ में जो है सहयोग को और बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में जो है ये इससे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा जो है गुजरात और दमन दीव में टेरिटरी में तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया था। सागर कवच, क्या नाम था उसका, सागर कवच नाम था, ठीक ना। इसका आयोजित जो है कहाँ किया गया था, तो गुजरात और दमन दीव में इसको किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नवंबर 2024 में कैबिनेट ने पैन 2.0 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। पैन 2.0 प्रोजेक्ट का संबंध किस मिनिस्ट्री से है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये जान जाइए, जो पैन होता है ना, पैन कार्ड जो होता है वो जो है वित्त मंत्रालय से है। कौन मंत्रालय से, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री से है आपका, ठीक है ना। इसके बारे में कहा जाए तो नवंबर 2024 में कैबिनेट ने जो है सो मंजूरी दी है कि 2.0 प्रोजेक्ट चलाया जाए और उसके द्वारा जो है क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट चलेगा इसके लिए गवर्नमेंट ने 1435 करोड़ का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है। किस लिए, इस प्रोजेक्ट द्वारा पैन कार्ड को क्या किया जाएगा कि डिजिटल फॉर्मेट में जो है इसे जो है अपडेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, डिजिटल फॉर्मेट में अपडेट किया जाएगा। साथ ही पैन नंबर और क्यूआर स्कैन कोड लगाया जाएगा, किस पर, पैन कार्ड पर। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये जो है प्रोजेक्ट नया लाया गया है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है सो लाया गया है, ठीक ना। तो इसमें जो है 1435 करोड़ का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है पैन कार्ड को अपडेट करने के लिए, क्यूआर कोड और पैन नंबर को अपडेट करने। आगे हम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अंतरराष्ट्रीय जो पुरस्कार मिले हैं उस पर हम लोग जो है चर्चाएं कर लेते हैं। तो रूस के द्वारा जो है एक पुरस्कार इनको दिया गया है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है। अमेरिका के द्वारा हाल ही में भी जो है सो इनको जो है दिया गया है ये पुरस्कार, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर विश्व शांति पुरस्कार। और बात किया जाए भूटान का, तो ऑर्डर ऑफ द ड्यूक गैपलो जो है सो पुरस्कार दिया गया है भूटान के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा, यूएई के द्वारा ऑर्डर ऑफ जायद जो है सो पुरस्कार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अफगानिस्तान के द्वारा जो है जो पुरस्कार दिया गया है, अमीर अनुमुल्लाह खान अवार्ड इनको दिया गया है। साउथ अमेरिका के गुयाना जो है देश से दिया गया है इनको द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस। बारबाडोस के द्वारा जो है सो देश के द्वारा सबसे हाईएस्ट नेशनल ऑनर उनको दिया गया है, जिसका नाम है ऑनरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। तो यहाँ तक हमारा जो है क्लास जो है लास्ट हो चुका है। तो करंट अफेयर में हमने बहुत सारी चीजों को समझ लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।